नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पॉलीमर। पॉलीमर यानी बहुलक। क्या है? बहुलक। ठीक है, अब सबसे पहले पॉलीमर का अर्थ क्या होता है? पॉली मतलब अनेक और मर का मतलब एकलक। ठीक है, बहु का मतलब अनेक, लक का मतलब एकलक। एकलक का मतलब छोटे छोटे अणु, मतलब छोटे छोटे अणु, यानी अनेक एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर एक उच्च अणु भार वाला वृहद अणु या वृहद यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या कहलाता है? बहुलक। ठीक है, अब इन छोटे छोटे अणुओं को क्या कहते हैं? एकलक बोलते हैं। जिस प्रकार ईंटों से क्या बनाते हैं हम? घर बनाते हैं। इसी प्रकार मोतियों से क्या बनाते हैं? मोतियों से क्या बनाते हैं? माला बनाते हैं। ठीक है, अब एक एक मोती करके क्या बनाते हैं हम? माला बनाते हैं। ठीक है, अब प्रत्येक मोती इस माला के अंदर क्या है? एक एकलक है, यानी छोटे छोटे अणु हैं। प्रत्येक मोती क्या है? एकलक है। इन सभी को जोड़कर क्या बना लेते हैं? माला बना लेते हैं। इसी प्रकार ईंटों को आपस में जोड़कर क्या बना लेते हैं? अपना घर बना लेते हैं। ये सारी सारी क्या है? एकलक। इन पूरे कंपाउंड को, पूरे यौगिक को क्या बोलते हैं? हम बहुलक बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब समझ गए, यानी छोटे छोटे एकलक आपस में जुड़कर एक बड़े अणु यानी एक उच्च अणु भार वाले श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? बहुलक। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण। क्या बोलते हैं? बहुलीकरण। ठीक है, तो बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? बहुलक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राकृतिक बहुलक और एक होता है संश्लेषित, यानी नेचुरल पॉलीमर और सिंथेटिक पॉलीमर। प्राकृतिक बहुलक जो है वो हमें सीधे ही प्रकृति से प्राप्त हो जाते हैं। संश्लेषित बहुलक होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीमर कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक बहुलक मतलब नेचुरल पॉलीमर, संश्लेषित मतलब सिंथेटिक पॉलीमर। प्राकृतिक नाम से स्पष्ट है, ऐसे बहुलक जो कहां से प्राप्त हो? हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो। और संश्लेषित क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। अब प्राकृतिक बहुलक में है कौन कौन से? सबसे पहले प्राकृतिक रबर, जो हमें सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबर है, सेल्यूलोज है, रेजिन है, कॉटन है। ये सारे सारे हमें कहां से प्राप्त होते हैं? सीधे प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। संश्लेषित बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले है कृत्रिम रेशे। कौन सा है? कृत्रिम रेशे। दूसरा कौन सा है? प्लास्टिक। कौन सा है? प्लास्टिक। तीसरा कौन सा है? संश्लेषित रबर। तीसरा कौन सा है? संश्लेषित रबर। अब कृत्रिम रेशे भी कई प्रकार के हैं, जैसे नाइलॉन, 6,6 टेरिलीन, इसको डेक्रोन भी बोलते हैं। नाइलॉन 6,6 टेरिलीन या फिर डेक्रोन, और एक और है रेयॉन। ठीक है, तो कृत्रिम रेशे कितने हैं? तीन। नाइलॉन 66, टेरिलीन या डेक्रोन और रेयॉन। इसी प्रकार प्लास्टिक भी कई प्रकार के हैं। सीधा सा है, पहला कौन सा है? पॉलीथीन,
दूसरा कौन सा है पीवीसी, तीसरा कौन सा है पीएन, चौथा कौन सा है पॉलीस्टाइरीन। ठीक है, तो प्लास्टिक कौन कौन से हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीएन पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल और पॉलीस्टाइरीन, ये क्या है प्लास्टिक। और अगला है क्या, संश्लेषित रबर। कितने प्रकार का है, दो, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ठीक है, तो ये है बहुलक। पॉलीमर कितने भागों में, प्राकृतिक और संश्लेषित दो भागों में। प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं ये है। ठीक है, संश्लेषित बहुलक जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। इन सभी का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में क्या है, प्राकृतिक रबर है, बाकी हमारे सिलेबस में ये नहीं है, तो हम किस प्राकृतिक बहुलक में किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर के बारे में। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम, प्राकृतिक बहुलक में प्राकृतिक रबर, किसके बारे में पढ़ेंगे, प्राकृतिक रबर। ठीक है, अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है, नाम ही क्या है, प्राकृतिक रबर, यानी हमें ये किससे प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। सबसे पहले मुख्य इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, इसकी एकलक इकाई क्या है। बहुत बार कंपटीशन में पूछा हुआ है, रीट 2016 में पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ है, पटवारी में भी आया हुआ है। ठीक है, एलडीसी में भी आया हुआ है, मतलब बहुत सारे कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक की एकलक इकाई क्या है उसको ध्यान देना है। तो कौन सी एकलक इकाई, आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या है, आइसोप्रीन। ठीक है, तो प्राकृतिक रबर की एकलक इकाई क्या होगी, आइसोप्रीन। तो इसका देखते हैं हम, बहुलीकरण करवाते हैं। ठीक है, तो आइसोप्रीन का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोप्रीन। क्या है, आइसोप्रीन की एक ही इकाई है। क्या है, आइसोप्रीन की एक ही एकलक इकाई है। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, N लगा देंगे। क्यों, क्योंकि पॉलीमर, बहुलक का मतलब है बहुत सारी एकलक इकाई आपस में जुड़कर क्या निर्माण करती है, बहुलीकरण का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक इकाई लेंगे, किसकी, आइसोप्रीन की। ये किसका नाम है, आइसोप्रीन। अब इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी 2 मेथिल ब्यूट 1,3 डाई ई। ठीक है, तो ये इसका आईपीसी नाम है। क्या है, आइसोप्रीन की एकलक इकाई है, बहुत सारी एकलक इकाइयां आपस में जुड़कर यानी इनका क्या करवाएंगे, बहुलीकरण। क्या करवाएंगे, बहुलीकरण करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, CH2। अब ध्यान ये रखना है, अनेक इकाई आपस में जुड़कर क्या बनेगी, बहुलीकरण की क्या करेगी। तो इसमें जो डबल बॉन्ड दिए हुए हैं, दोनों साइड डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, दोनों साइड से टूट जाएंगे। अब यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी टूटेगा, तो दोनों की एक एक संख्या क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ठीक है, एक संख्या यहाँ फ्री हो गई, एक आगे हो जाएगी। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल समूह है, यानी दोनों कार्बन के दोनों डबल बॉन्ड टूट गए। तो डबल बॉन्ड टूटने से दोनों की एक एक संख्या क्या होगी, फ्री होगी। दोनों हमने यहाँ पर लगा दी है। अब हमें कार्बन की समरूपता भी पूरी करनी, वैलेंसी भी पूरी करनी है। तो देखो इस कार्बन की 4, इसकी भी कितनी है, कितनी हो रही है, 2, 1 3 हो रही है। इस कार्बन की भी कितनी हो रही है, 3 हो रही है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, तो इसकी भी 4 हो जाएगी और इसकी भी क्या हो गई, 4।
अब आइसोप्रीन से क्या बना है, पॉलीजन क्रिया द्वारा जो बनेगा उसे क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन। क्या बनेगा, पॉली आइसोप्रीन, जिसका क्या नाम होता है, प्राकृतिक रबर। इसका क्या नाम होता है, प्राकृतिक रबर। ठीक है, अब एन इकाइयां काम में ले रहे हैं तो क्या कर देंगे हम यहाँ पर एन लगा देंगे। तो आइसोप्रीन से क्या बन गया, पॉली आइसोप्रीन, जो क्या है प्राकृतिक रबर का, ठीक है, जो क्या है प्राकृतिक रबर। अब ये तो हो गया, ध्यान इतना ही देना है कि प्राकृतिक रबर की इकाई क्या है, एकलक क्या है। तो प्राकृतिक रबर का क्या है, आइसोप्रीन, यानी प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका बहुलीकरण। अब मुख्य बात ये आती है कि प्राकृतिक रबर प्राप्त कहां से होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है, प्राकृतिक रबर हमें कहां से प्राप्त होता है, प्रकृति से प्राप्त होता है। तो प्रकृति में कहां से प्राप्त होता है, यह एक वृक्ष से प्राप्त होता है, जो किस रूप में प्राप्त होता है, द्रव के रूप में। प्राकृतिक रबर एक वृक्ष से प्राप्त होता है, जो किस रूप में, द्रव के रूप में। ठीक है, इस द्रव को क्या कहते हैं, रबर क्षीर या फिर लेटेक्स। क्या बोलते हैं, इस द्रव को क्या बोलते हैं, रबर क्षीर या लेटेक्स बोलते हैं। यानी सीधी सी बात है, प्राकृतिक रबर क्या होता है, रबर का एक पेड़ होता है, उस पेड़ पर क्या लगा देते हैं, यहाँ पर कट लगा देते हैं, कट लगा के यहाँ पर कुछ बर्तन वगैरह इसे बांध देते हैं। जो द्रव हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रबर क्षीर या लेटेक्स। ठीक है, अब जो ये लेटेक्स प्राप्त होता है वो किस रूप में होता है, पता है, द्रव के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको हम रबर में बनाएंगे तब इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको गाढ़ा करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, कठोर करेंगे। तो इस लेटेक्स में क्या मिला देंगे हम, एसिटिक अम्ल। क्या मिला देंगे, एसिटिक अम्ल। इससे जो रबर प्राप्त होगा वो कैसा होगा, कठोर हो जाएगा, लेकिन इसकी तनन सामर्थ्य क्या होगी, कम सामर्थ्य वाला और अत्यंत प्रत्यास्थ। ठीक है, प्रत्यास्थ का मतलब क्या है, लचीलापन। कोई पदार्थ होता है उसमें लचीलापन कितना है, ठीक है, यानी इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, तो प्रत्यास्थ यानी अत्यंत प्रत्यास्थ, यानी बहुत ही क्या होगा, लचीला होगा। तो लचीला होगा तो इसको थोड़ा सा और क्या करेंगे, थोड़ा सा कठोर करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये रबर प्राप्त हुआ है उससे किसी भी प्रकार के परिष्कृत उत्पाद हम नहीं बना सकते, मतलब अच्छी क्वालिटी उत्पाद हम नहीं बना सकते। इसलिए इसको क्या करेंगे, इस रबर में क्या मिला देंगे, सल्फर। क्या मिला देंगे, सल्फर। जो ये रबर प्राप्त हुआ है इस रबर में क्या मिला देंगे, सल्फर मिलाकर इसको क्या करेंगे, और अधिक गर्म करते हैं। अब इस गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। क्या कहते हैं, वल्कनीकरण। हमें जो लेटेक्स में हमने एसिटिक अम्ल डाला, अब इस एसिटिक अम्ल से जो प्राप्त हुआ रबर प्राप्त हुआ है उसको क्या करेंगे, सल्फर डालकर और गर्म करेंगे। इस पूरी क्रिया को क्या कहेंगे, वल्कनीकरण। अब इस वल्कनीकरण क्रिया से जो रबर प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे, प्राकृतिक रबर। अब इस रबर की विशेषता क्या होगी, अत्यधिक तो होगा कठोर। विशेषता क्या होगी, अत्यधिक तो होगा कठोर, और क्या होगा, मजबूत। कैसा होगा, मजबूत। एक विशेषता और, कम घिसने वाला। यानी ये क्या होगा, घिसेगा भी कम घिसने वाला, यानी अच्छी वैरायटी वाला होगा। एक बात और, अप्रत्यास्थ होगा। कैसा होगा, अप्रत्यास्थ। अप्रत्यास्थ का मतलब इसमें लचीलापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इसलिए जो रबर प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, प्राकृतिक रबर। तो समझ गए होंगे, रबर, प्राकृतिक रबर कैसे, सबसे ध्यान रखना, आइसोप्रीन का बहुलक है। अब ये रबर हमें कहां से प्राप्त होता है, वृक्ष से प्राप्त होता है, वो भी किस रूप में, द्रव के रूप में। अब इस द्रव को क्या कहते हैं, रबर क्षीर या लेटेक्स। अब ये लेटेक्स क्या होता है, द्रव के रूप में प्राप्त होता है। इसको कठोर करने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, एसिटिक अम्ल। अब एसिटिक अम्ल मिलाने के बाद जो रबर प्राप्त होगा वो कैसा होगा, कठोर तो होगा, लेकिन उसकी तनन सामर्थ्य क्या होगी, बिल्कुल ही
कम होगी, लेकिन अत्यंत प्रत्यास्थ होगा, यानी इसमें लचीलापन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तब इसको लचीलापन को दूर करने के लिए हम इसमें क्या मिलाएंगे, सल्फर। सल्फर मिलाकर इस रबर को गर्म करते हैं, इस क्रिया को क्या बोलते हैं, वल्कनीकरण। और वल्कनीकरण क्रिया से जो रबर प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। अब ये जो रबर प्राप्त होगा उससे कैसा होगा, अत्यधिक कठोर होगा, मजबूत होगा, कम घिसने वाला होगा और अप्रत्यास्थ होगा, यानी लचीलापन बिल्कुल भी नहीं होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, परिष्कृत उत्पाद बना सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी वैरायटी के उत्पाद प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक रबर, यानी प्राकृतिक बहुलक में एक ही है प्राकृतिक रबर, जो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम संश्लेषित बहुलक, सिंथेटिक पॉलीमर, इसकी बात करते हैं। संश्लेषित बहुलक, ठीक है, इसकी बात करते हैं संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक यानी सिंथेटिक पॉलीमर। अब संश्लेषित बहुलक में मैंने बताया था कितने कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का, कृत्रिम रेशे, दूसरा कौन सा है, प्लास्टिक, और तीसरा कौन सा है, संश्लेषित रबर। तीसरा कौन सा है, संश्लेषित रबर है, यानी कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। और संश्लेषित बहुलक में 3 प्रकार है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं कृत्रिम रेशे। सबसे पहला है कृत्रिम रेशे। अब कृत्रिम रेशे में भी कई प्रकार के हैं बहुलक, कौन कौन से हैं, नायलॉन, 6-6, टेरिलीन यानी डेक्रोन, और एक है रेयोन। कौन सा है, रेयोन। कृत्रिम रेशे में 3 है, नायलॉन, 6-6, टेरिलीन और रेयोन। तो सबसे पहला पढ़ते हैं हम नायलॉन 6-6। अब जितने भी कृत्रिम बहुलक यानी संश्लेषित बहुलक है जो मानव द्वारा निर्मित है, उनमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इनकी एकलक इकाइयां क्या है। यदि हमें एकलक इकाइयां याद है तो हम आसानी से इनको कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा सूत्र ध्यान में रखना है, और मुख्य बात क्या है, एकलक इकाइयां ध्यान में रखनी है। और रीट के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन सभी में पॉलीमर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो उन सभी में पॉलीमर को पूछा जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या पूछते हैं, इनकी एकलक इकाइयां। तो थोड़ा सा क्या, इनका नाम भी अलग टाइप का सा है, थोड़ा सा तो ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके नाम 2 दिन के नाम है वो भी ध्यान में रखने हैं। मुख्य बात भी क्या याद रखनी है, एकलक इकाइयां। तो नायलॉन 66 कौन कौन सी एकलक इकाइयों से मिलकर बना है, 2 एकलक इकाइयों से मिलकर बना है, हेक्सामेथिल डाइएमीन। ठीक है, एक तो कौन सा है, हेक्सामेथिल डाइएमीन, और दूसरा कौन सा है, एडिपिक अम्ल। दूसरा कौन सा है, एडिपिक अम्ल। तो ये 2 एकलक इकाइयों से नायलॉन 6-6 बनता है, तो हम कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 तरीके से कर सकते हैं इसको। एक तो सीधा नाम लिख सकते हैं हम, हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल। ठीक है, हेक्सामेथिल डाइएमीन प्लस एडिपिक अम्ल क्या करवाएंगे, पॉलीमरेशन करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, यानी बहुलीकरण करवाएंगे, तो क्या बन जाएगा, नायलॉन 6-6। ये कब करते हैं, जब इन दोनों के फॉर्मूले याद नहीं हो। क्यों, थोड़ा सा क्या फॉर्मूले क्या डिफिकल्ट है, तो यदि फॉर्मूले हमें याद नहीं है तो हम दोनों को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यदि फॉर्मूले याद है तो और ही अच्छी बात है। मैं बता देता हूँ थोड़ा सा सिंपल टाइप में आपको। तो ध्यान रखना है एडिपिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल में यानी अम्ल आ रहा है लास्ट में, तो
एक साइड लिख लेते हैं HO C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये किसका सूत्र है? एडिपिक अम्ल। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे आएगा नहीं। किसकी बात कर रहे थे हम? नाइलॉन 6,6। ठीक है, तो कौन कौन सी एकलक इकाइयां हैं? एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। तो अम्ल का सूत्र लिख लेते हैं, ये तो किसका हो गया? एडिपिक अम्ल का। ठीक है, दूसरा है NH2 CH2 NH2। दो एकलक इकाइयां हैं, एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब ध्यान ये रखना है दोनों में क्या आ रहा है? 6-6, यानी लास्ट में क्या है? नाइलॉन 6-6। इसका 6 का मतलब क्या है? 6 कार्बन। इसका मतलब क्या है? 6 कार्बन। यानी ये दो एकलक इकाइयों से मिलकर बना है। दोनों में कितने कार्बन है? 6। इसमें देखो 4, 5 और 6, इसमें कितने टोटल? 6। तो नाइलॉन 6-6 का मतलब है दोनों में दो एकलक इकाइयां होगी और दोनों ही क्या होगी? 6-6 कार्बन की। ठीक है, तो ये एडिपिक अम्ल और ये क्या है? हेक्सामेथिल डाइएमीन। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है दो एकलक इकाइयां ऐसी कितनी होगी? हजारों लाखों, मतलब बहुत सारी एकलक इकाइयां, जिनको हम क्या कर देंगे? यहाँ पर n लगा देंगे। अब इन दोनों का क्या करवाएंगे हम? बहुलीकरण। क्या करवाएंगे? बहुलीकरण। ठीक है, दोनों का बहुलीकरण करवाएंगे। तो ध्यान ये रखना है कि एडिपिक अम्ल में हमेशा क्या निकलेगा? अम्ल का OH समूह। तो दोनों साइड OH समूह निकलेगा, तो इसको NH2 को मैं क्या कर देता हूँ? ऐसे लिख देता हूँ HNH। NH2 ही है, लेकिन H थोड़ा सा हमने अलग करके लिख दिया ताकि हम इसको आसानी से बाहर निकाल सकें। इसमें भी क्या होगा? HH। दोनों साइड एमीन है। हेक्सा मतलब 6, मेथिल, ये CH2 को मेथिल बोल रहे हैं, हेक्सामेथिल डाइएमीन। दो एमीन के लिए क्या लगा दिया? डाई। तो हेक्सामेथिल डाइएमीन। अब ध्यान रखना है अम्ल का क्या जाएगा? OH। इधर भी OH निकलेगा और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन। यानी ये OH और H मिलकर क्या हो गया? जल। जल बाहर निकल जाएगा, उधर से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से भी OH निकलेगा, ये भी क्या होता है? जल बाहर निकल जाएगा। तो बाकी बचता है उसको वैसे का वैसा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये OH निकलने के बाद ये संयोजकता फ्री हो गई और यहाँ से H निकलने के बाद ये संयोजकता फ्री होगी। सबसे पहले देखो C डबल बॉन्ड O, ये संयोजकता फ्री है, इसको हम क्या कर लेते हैं? इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में CH2 4 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद में ये सिंगल बॉन्ड OH और H निकल गए, दोनों साइड में एक बंद फ्री हो गया, तो ये लो। उसके बाद में NH CH2 6 NH, दोनों साइड एक एक संयोजकता फ्री हो गई, ये लो। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो प्राप्त हुआ है हमें, इसका क्या नाम है? नाइलॉन 6-6 का मतलब ध्यान ये रखना है दोनों एकलक इकाइयों में कितने कितने कार्बन होंगे? 6-6। ठीक है, अब ये n अणु काम में ले रहे हैं, यानी n एकलक इकाइयां काम में ले रहे हैं, तो क्या कर देंगे? यहाँ पर n लगा देंगे, प्लस क्या निकला है? H2O। इधर से भी निकला है, इधर से भी निकला है, मतलब ऐसे हजारों जल के अणु बाहर निकलेंगे। तो यानी कितने लगा देंगे? NH2O। कहने का मतलब समझ गए? नाइलॉन 66 में दोनों ही एकलक इकाइयों में कितने कितने कार्बन होंगे? 6-6 कार्बन होंगे। ठीक है, अम्ल से OH निकालना है और इसमें NH2 से एक हाइड्रोजन निकालना है। ध्यान इतना ही रखना है, अम्ल से OH निकालेंगे तो दूसरे में सीधा सा है हाइड्रोजन निकलेगा, यानी जल बाहर निकल जाएगा। दोनों एकलक इकाइयों को वापस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हम प्राप्त होगा वो क्या होगा? नाइलॉन 6-6। ठीक है,
अब ये तो हो गया नाइलॉन 6 अब इसके क्या है उपयोग है, ठीक है। उपयोग में क्या क्या बनाते हैं इसे, कपड़े भी बना सकते हैं, रेसे भी बनाते हैं, ठीक है, रस्सियां भी बनाते हैं और ब्रश भी बनाते हैं। रस्सियां कौन सी बनाते हैं, जो पैराशूट होते हैं उड़ने वाले, उनमें जो रस्से बंधे रहते हैं वो किसके बने होते हैं, नायलॉन 6 के बने होते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए रस्सियां भी किसकी काम में लेते हैं, पैराशूट में नायलॉन 6 की। ये इसके हो गए उपयोग, तो नायलॉन 6 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा कौन सा है, टेरिलीन यानी डेक्रोम, दो नंबर पे क्या है, टेरिलीन यानी डेक्रोम, इसका दूसरा नाम क्या है, डेक्रोम, ठीक है। इसमें भी ये ध्यान रखना है नायलॉन 6 की तरह ही, तो क्या करना है, सबसे पहले कौन कौन सी एकलक इकाइयों से बना है, तो ये कौन कौन सी एकलक इकाइयों से बना है, टरथेलिक अम्ल, और दूसरी कौन सी है, एथिलीन ग्लाइकोल। कौन कौन सी इकाइयां, एक तो है टरथेलिक अम्ल, दूसरी कौन सी, एथिलीन ग्लाइकोल। सेम टू सेम वैसे मैंने जो बताया वैसे कर सकते हैं, टरथेलिक अम्ल प्लस एथिलीन ग्लाइकोल बहुलकीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, टेरिलीन। कब, जब फॉर्मूले याद नहीं हो। अब यदि फॉर्मूले याद है तो हम ऐसे कर सकते हैं, टरथेलिक अम्ल है मतलब इसमें भी क्या होगा, COOH समूह जुड़ा होगा। अब ध्यान ये रखना है कि वहां पर क्या था, 6 कार्बन का एक एलिफेटिक यौगिक था, और यहाँ पर क्या है, एरोमेटिक यौगिक, ठीक है। तो इधर भी क्या जोड़ देते हैं, COOH समूह है। अब कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, सीधा का सीधा ऐसे बना देते हैं, सूत्र उनको याद है लेकिन यहाँ पे बीच में क्या करके गोला लगाना भूल जाते हैं, तो लेकिन वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये साइक्लो यौगिक हो जाएगा, और इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे गोला भर देते हैं, यानी ये क्या है, एरोमेटिक यौगिक। ये किसको दर्शाता है, बंध को दर्शाता है, कि किसका सूत्र है, ये बेंजीन का, ठीक है। तो ये किसका सूत्र हो गया, टरथेलिक अम्ल, इसका हो गया टरथेलिक अम्ल। दूसरी कौन सी है, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल मतलब HOCH2CH2OH, इसका क्या नाम है, एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। टरथेलिक का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2OH CH2OH, ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, इसको सीधा करके लिख देंगे, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है। अब देखो कंफ्यूज वाली बात ये, इसमें भी OH समूह है और इसमें भी OH समूह है, तो कौन से OH निकलेगा, मैंने बताया था अभी, ध्यान ये रखना है, अम्ल से ही क्या निकलेगा, हमेशा OH समूह, और ठीक है, इधर से भी क्या निकल जाएगा, OH, यानी अम्ल के दोनों साइड से क्या निकल जाएगा, OH, और दूसरे यौगिक से क्या निकल जाएगा, H, इसमें ये निकल जाएगा, और उधर से क्या निकल जाएगा, H समूह है, ठीक है। उधर से H और ये OH, ये भी क्या होगा, जल, और कितने अणु काम में ले रहे हैं, N, कितने एकलक इकाइयां काम में ले रहे हैं, N। अब इन दोनों का क्या करवा देंगे, बहुलकीकरण, ठीक है। अब यहाँ से OH निकल गया, यानी एक संयुक्ता फ्री हो गई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। उसके बाद में क्या है, C डबल बॉन्ड O है, उसके बाद में क्या है, जैसा है वैसा का वैसा लिख देते हैं। अब उसके बाद में C डबल बॉन्ड O, अब ये जल्द बाहर निकल गया, अब ये संयुक्ता और ये संयुक्ता फ्री है, तो ये लोग एक संयुक्ता, ठीक है। उसके बाद में क्या है, O, उसके बाद में CH2, उसके बाद में CH2, उधर से भी क्या निकल गया, हाइड्रोजन, तो ये लो O, अब एक संयुक्ता फ्री हो गई, ये लो, ठीक है। दोनों साइड OH, यानी इसका OH और H जल निकल जाएगा, बीच में से OH और H जल निकल जाएगा, जैसा बचता है उसको वैसा का वैसा जोड़ देते हैं,
ठीक है, तो ये क्या बन गया, टेरिलीन। क्या बन गया, टेरिलीन यानी डेक्रोन। क्या बन गया, टेरिलीन यानी डेक्रोन। कितने अणु में लिए एन लगा देंगे, प्लस क्या निकला है, एन जल के अणु। ठीक है, ये हो गया टेरिलीन कंप्लीट। थोड़ा इसका रह गया उपयोग, यूजेज रह गए। तो यूजेज में क्या क्या काम में आता है, वही है ज्यादातर। क्या वैसे क्या काम आते हैं, कपड़े बनाने के काम आते हैं। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके क्या बनाते हैं, नावों की पोल। क्या बनाते हैं, नावों की पोल बनाते हैं। और जो बेल्ट होते हैं हम बांधते हैं, वो भी क्या बनाते हैं, इसी से ही बनाते हैं। तो टेरिलीन से क्या क्या बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, नावों की पोल और बेल्ट। वो और भी अन्य भी उपयोग है, ज्यादातर यही काम में लेते हैं, मुख्य उपयोग यही है। ठीक है, तो टेरिलीन कंप्लीट हो गया है। दो एक अलग इकाइयों से मिलकर बना है टेराथेनिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, दोनों उसका बहुलकीकरण करवाया, तो ये क्या बन गया, टेरिलीन यानी डेक्रोन। टेरिलीन कंप्लीट। दो हो गए, नायलॉन 66 और टेरिलीन। अब तीसरा है, बचा है रेयोन। तीसरा कौन सा है, रेयोन। कृत्रिम रेशे का तीसरा प्रकार है रेयोन। अब सबसे पहले ध्यान ये रखना है, रेयोन कैसे प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, कागज। कागज किसका बना होता है, सेल्यूलोज का। यानी कागज में क्या होता है, सेल्यूलोज। इस कागज को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबोकर क्या कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, इस कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबोकर साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद जो हमें कागज सेलुलोज प्राप्त होता है, उसको किस में डालते हैं, CS2 कार्बन डाइसल्फाइड। किसमें डालते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। यानी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो कागज साफ किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जो कागज साफ किया है, उसको किसमें डालते हैं, CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड के में डालकर उसके क्या बना लेते हैं, विलयन यानी घोल बना लेते हैं सेलुलोज का। ठीक है, अब इस विलयन को किस में से प्रवाहित करेंगे, महीन छिद्रों में से। यानी इस विलयन को महीन छिद्रों में से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाइल्यूट H2SO4, यानी इस विलयन को महीन छिद्रों में से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में क्या करते हैं, प्रवाहित कर लेते हैं। प्रवाहित करने के बाद हमें क्या प्राप्त होते हैं, चमकदार रेशे। ठीक है, अब इन चमकदार रेशों को ही क्या बोलते हैं, रेयोन। क्या बोलते हैं, रेयोन। तो कहने का मतलब सिंपल सा है, समझ गए होंगे। रेयोन मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, कागज यानी सेलुलोज का टुकड़ा लेते हैं। इस कागज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद इस सेलुलोज को कार्बन डाइसल्फाइड में घोल कर क्या बना लेते हैं, विलयन बना लेते हैं। अब इस विलयन को महीन छिद्रों में से प्रवाहित कर इसमें डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में। यानी महीन छिद्रों में हम जैसे छल्ली वगैरह उनसे प्रवाहित करते हैं, किसके अंदर, डाइल्यूट H2SO4 के अंदर। जैसे इसके अंदर डालेंगे तो हमें चमकते हुए क्या होंगे, रेशे प्राप्त होंगे, यानी चमकदार रेशे प्राप्त होंगे। उस चमकदार रेशे को क्या बोलते हैं, हम रेयोन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेयोन। और इसके उपयोग है, ज्यादातर क्या बनाते हैं, वस्त्र। रेयोन से क्या बनाते हैं, रेशे से क्या बनाएंगे, वस्त्र। और क्या बनाते हैं, धागे। और क्या बनाते हैं, दरियां। ठीक है, तो रेयोन से क्या क्या बनाते हैं, वस्त्र, धागे और दरियां बनाते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम रेशे के तीन प्रकार, नायलॉन 66, टेरिलीन यानी डेक्रोन और रेयोन।
तीनों ही क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। अब एक बात ध्यान रखनी है, तीनों ही रेशों के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी एकलक इकाइयां। क्या है, इनकी एकलक इकाइयां हैं। इन इकाइयों को ही मुख्य रूप से क्या करना है, हमें याद रखना है। इन सभी एकलक इकाइयों को ही ध्यान में रखना है, ज्यादातर ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी कंपटीशन है उन सभी में इन एकलक इकाइयों को ही पूछा है। पीछे जितने पेपर है, रीट के, पटवारी के, एलडीसी के, सभी में देख लेना, सबके अंदर ये टॉपिक पूछा हुआ है। और क्या पूछा हुआ है, इनकी एकलक इकाइयां। बहुत कम बार पूछते हैं, इनके यूजेज हैं वो पूछ लेते हैं, तो जो उपयोग है वो थोड़े से क्या है, सिमिलर है, तो थोड़ा सा अलग है। तो ध्यान ये रखना है कि एकलक इकाइयां क्या ज्यादातर इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही क्या करना है, हमें याद करना है। तो रेयन समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, सबसे तीन चीजें याद रखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन में जोड़ते हैं, उसके बाद में कार्बन डाइसल्फाइड में घोल के इसका विलयन बना लेते हैं, उसके बाद में किसमें डालते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालकर समझदार रेशे प्राप्त होते हैं, वो क्या होता है, रेयन। तो आज हमारे कृत्रिम रेशे क्या हो गया है, कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके बाद में कौन कौन से पढ़ेंगे, एक तो है प्लास्टिक। कौन सा है, प्लास्टिक। प्लास्टिक में 4-5 है, पॉलीथीन है, पीवीसी है जो मैंने पहले बताया था, पीएन है और पॉलीस्टाइरीन है। और तीसरा है संश्लेषित रबर। संश्लेषित रबर में दो ही है, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ठीक है, तो संश्लेषित रबर में कितनी है, दो ही है, ब्यूना एस और ब्यूना एन है। प्राकृतिक बहुलक कंप्लीट हो गया, उसमें था प्राकृतिक रबर। उसके बाद में संश्लेषित बहुलक में कृत्रिम रेशे हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे प्लास्टिक और संश्लेषित रबर है, इन दोनों को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, बस एक बार फिर कहना चाहूंगा, इतना ही ध्यान रखना है, कृत्रिम रेशों के अंदर इनकी एकलक इकाइयां क्या है। एकलक इकाइयां सही से याद रखेंगे, फॉर्मूले सही से याद रखेंगे तो हम आसानी से कर सकते हैं। इनकी अभिक्रियाओं में इतनी कोई हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं और जल का अणु एक बाहर निकलेगा और दोनों दो इकाइयों को आपस में सेम टू सेम जोड़ देना है। थोड़ा सा बंद और फॉर्मूलों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्लास्टिक और संश्लेषित रबर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।